फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने माहौल ही पैदा नहीं किया। क्यों लोग हमारे यहाँ नहीं आते? पाकिस्तान में क्यों नहीं बाहर के लोग? जो इंडिया में हमसे ज्यादा कोविड हुआ ना, लेकिन वहां पे बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इस साल $44 अरब की इन्वेस्टमेंट आई है और पाकिस्तान में सिर्फ 2 अरब फॉरेन डायरेक्ट। फिर उनके यहाँ तरक्की हो रही है, 10% इस वक्त इंडिया ग्रो कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क को दरपेश खतरा कौन सा है? सबसे बड़ा खतरा है, तमाम खतरात की मां है ये खतरा। अच्छा ये है कि जी छोड़ो कश्मीर को, इसने तो बर्बाद कर दिया हमें, आप तजारत करो हिंदुस्तान के साथ और आगे बढ़ो। मैं मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम अगर थ्रू नहीं होता तो फिर सबको पता है कि वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बायलैटरल क्रेडिटर्स कोई पैसा नहीं देगा। और कि इंडिया ने चाइना से बचने के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा और उसको पाकिस्तान की सरहद के ऊपर जो है आके डिप्लॉय कर दिया। लेकिन अब बात यहां तक नहीं रही, बल्कि आज जो रूस का मीडिया है उसने दावा यह किया है कि अब इससे बात आगे चली गई है और उन्होंने S-500। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान इस समय बहुत पछता रहा है और पाकिस्तानी मीडिया इस समय टेंशन में है कि भारत में तो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे मुल्क में कोई आना नहीं चाहता। पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान सबसे गंदा परफॉर्म कर रहा है और इसका कारण एक ही है, इमरान खान की गलत पॉलिसी। क्या इतने साल हो चुके हैं मगर इमरान खान ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिसकी वजह से हम दुनिया में कम्पीट कर सके हैं। और वो उसी तरफ भारत को देखो, कोविड आया उसके बावजूद भी भारत कितनी अच्छी तरीके से तरक्की कर रहे हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि कहीं हम कोई ऐसी पॉलिसी ना बना दे, कहीं आगे जाके जब हमें कुछ फ़ायदा होने लगे इकनॉमी से तो हम ये कहते छोड़ दो कश्मीर, अब तो हमारे यहाँ पैसा आ रहा है, भूल जाओ कश्मीर, आगे बढ़ो। और इसके अलावा पाकिस्तान डिस्कस कर रहा है कि रशिया ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ट्रायल कर लिया है और वो हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मार गिराएगा। इससे पता चल जाता है रशिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। इंडिया में हमसे ज़्यादा कोविड हुआ ना, लेकिन वहाँ पे बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इस साल $44 अरब की इन्वेस्टमेंट आई है और पाकिस्तान में सिर्फ 2 अरब फॉरेन डायरेक्ट। फिर उनके यहाँ तरक्की हो रही है, 10% इस वक्त इंडिया ग्रो कर रहा है कोविड के बावजूद। उनके यहाँ वो हालत नहीं है और हमारे यहाँ महंगाई अब खुद हुकूमत की फिगर है 11.5%। जो इन्फ्लेशन का नवंबर में हो गया 11.5% हुकूमत ने कहा। इंडिया में 4% है, बांग्लादेश में 4.5-5% होगी। तो ये आप बताइए, वो तो बांग्लादेश भी 8.5% तरक्की कर रहा है। अब $2,000 बांग्लादेश की फ़ी का आमदनी हो गई है। हम 1200 पे, हमने 1400 पे छोड़ा था, अब 1200 हो गई है। कुल आमदनी पाकिस्तान की $310 अरब से 290 हो गई है। फ़ी का जो कर्जा था, ये कर्जा कहते थे, इमरान खान ही कहते थे कि जो बच्चा पैदा होता है वो कोई $1.25 लाख का मकरूज है। अब तो आप लोग तजावीज़ क्यों नहीं देते? ये तो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हर जगह जी तजावीज़, ये तो बात ही बिल्कुल गलत है। देखिए, पहले दिन से हमने इनको कहा कि आए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, आए बैठें और तजावीज़ लें। दूसरा, इन्होंने ही कहा था इमरान साहब ने कि बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियां करेंगे। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है बाहर। मैंने पहले ही आपको जिक्र किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने माहौल ही पैदा नहीं किया। क्यों लोग हमारे यहाँ नहीं आते? पाकिस्तान में क्यों नहीं बाहर के लोग? जो भी किसी भी दुनिया के मुल्क ने तरक्की की है ना, जो मैंने खुद देखे हैं तमाम ममालिक, कोरिया, पाकिस्तान 60s में, मैं 70 से कोरिया में जा रहा हूँ, वो पाकिस्तान की तरह हालत थी उनकी। आज देखिए ना, उन्होंने बाहर के इन्वेस्टमेंट आई उनके यहाँ, वियतनाम में आई, थाईलैंड में आई, इंडिया में आई, बांग्लादेश में आई। उन लोगों में बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, कैसे साहब आपका पॉइंट आ गया है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क को दरपेश खतरा कौन सा है? जिस तरह मईशत की बात आजकल सबसे ज्यादा की जाती है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका क्या एनालिसिस है इस हवाले से? सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? मेरा अगर मुझसे पूछें तो एक खतरा जो कि 2 हिस्सों में है, वो है, एक है इंटेग्रिटी, इंटरनल इंटेग्रिटी, इंटरनल कंसोलिडेशन, कि जो हमारे टूट फूट अंदरूनी है। और इसकी वजह जो है परसेप्शन मैनेजमेंट बाय द एनिमी, कि दुश्मन हमें बावर करवा रहा है कि तुम तो तोड़ फोड़, टूटे फूटे लोग हो, किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे घुटने लगे हुए हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, हाथ बांध लो, बस जो कहते हैं वो मानते जाओ। ये सबसे बड़ा खतरा है, तमाम खतरात की मां है ये खतरा। परसेप्शन मैनेजमेंट, इंटरनल डिसइंटीग्रेशन की तरफ जो हमारे रोजाना। लेकिन एक चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटेजी
जियोपॉलिटिक्स, इनको अलग थलग नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे मुल्कों के साथ, तभी आपकी इकॉनमी बढ़ेगी। इसमें मुझे खदशा है। खदशा ये है कि ऐसा ना हो कि, हाँ जी खदशा बता देता हूँ। खदशा ये है कि जी छोड़ो कश्मीर को, इसने तो बर्बाद कर दिया हमें, आप तजारत करो हिंदुस्तान के साथ और आगे बढ़ो। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं जी। जो बार बार जोर दिया जा रहा है, इसमें हो सकता है कि इस किस्म की बात हो और इसमें हमारे काफी सारे लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इकोनॉमी अपनी बढ़ाने के लिए किसी 3 मुल्कों के ग्रोह की तरफ देख रहे हो, अपनी फॉरेन पॉलिसी में आप राइट की तरफ देख रहे हो, और आपकी डिफेंस पॉलिसी किसी और से हथियार खरीदने के बारे में सोच रही हो। इन तमाम चीजों को मजबूत और कोऑर्डिनेट करने के लिए इस पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। तो हुकूमत के लिए मजबूरी बन गया है कि IMF का प्रोग्राम अगर थ्रू नहीं होता तो फिर सबको पता है कि वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बायलैटरल क्रेडिटर्स कोई पैसा नहीं देगा, और फिर जिस तरीके से हमारा डेट पाइल अप हो रहा है, बढ़ रहा है, और हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही है। सोनिया, $22 बिलियन चाहिए हमें इस मौजूदा माली साल में। 5 सालों में $50 बिलियन वापस करना है। अब सूरत हाल इतनी खौफनाक हो गई है कि हुकूमत के पास फॉल बैक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि ये पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लिए जाएं। लिहाजा ये आपको जो पैनिक देख रही हैं या हुकूमत के सर पे जो बात सवार है कि किसी तरीके से यहाँ से अप्रूव करवाया जाए, ओपोजिशन चीख रही है, चिल्ला रही है कि जी ये जुल्म होगा, महंगाई होगी। डेफिनेटली महंगा होगा, आप कह रहे हैं सर, मतलब जरूरी सेंस में जरूर है कि अगर IMF के प्रोग्राम में रहना है तो फिर तो ये करना पड़ेगा। ये बात अलहदा है कि जी ये क्या सही है क्या नहीं है। ज़ाहिर है IMF अपनी डिक्टेट्स जो है ना, डिक्टेट्स अपनी करवा रहा है और किस तरीके से अपनी बात मनवाएगा, लेकिन बहरहाल ओपोजिशन का अपना नुक्ता नजर है। अब कहने को ये साल 2021 का आखिरी हफ्ता या आखिरी 2 दिन रह गए हैं, लेकिन इस साल के इख्तिताम से पहले रूस ने इस साल का सबसे बड़ा तजुर्बा कर लिया है। आपको याद होगा उनके पास एक टेक्नोलॉजी है S-400 की, जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यानी अगर किसी मुल्क के ऊपर कोई मिसाइलों से हमला करे तो उस सिस्टम से बचना कैसे है, या उससे जैसे ए डोम सिस्टम उनके पास है, इसराइलियों के पास है, ये अमेरिका का दिया हुआ निज़ाम है। अब S-400 को लेके अगर उसकी इतना एक्यूरेट था कि जो टर्की वाले हैं वो भी अमेरिका से नाराज करने के लिए तैयार थे, हत्ता कि इंडिया ने चाइना से बचने के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा और उसको पाकिस्तान की सरहद के ऊपर जो है आके डिप्लॉय कर दिया। लेकिन अब बात यहां तक नहीं रही, बल्कि आज जो रूस का मीडिया है उसने दावा यह किया है कि अब इससे बात आगे चली गई है और उन्होंने S-500 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तजर्बा कर लिया है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि खबर आई थी चीन के मुतालिक, और चीन चंद ममालिक हैं जिनके पास इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। यानी ये एक खतरनाक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर रशिया खुद भी शामिल है। चीन के तजर्बे के मुतालिक दावा आया था, लेकिन चीन में बाद में कह दिया कि हमने ये टारगेट जो है हमने कोई ऐसा तजर्बा नहीं किया। लेकिन ये जो S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके मुतालिक बताया गया है कि ये हाइपरसोनिक टारगेट्स को जो है उस हवाले से इसको तजर्बा किया गया है, और ये उस हवाले से एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले रशिया के पास आ गई है और रशिया इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है कर सकेगा। यानी उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी तोड़ निकाल लिया है। लेकिन अभी ये उसका तजर्बा हुआ है, और तजर्बा होने के बाद आज रशियन मीडिया के मुताबिक इसका जो पहला बैच है वो जल्द ही जो रशियन फोर्स है, जो रशियन आर्मी है, उसके हवाले कर दिया जाएगा। अभी ये इब्तदाई मराहिल में जो इसके आगे प्रोटाइप्स हैं उनका भी अभी चल रहे हैं मामलात। तो फिलहाल इसका जो इनिशियल तजर्बा है वो उसको कामयाब तजर्बा